नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया के साथ इसने एफटीए साइन किया था उसको रेटिफाई कर लिया है। अप्रैल के महीने में इसी साल इस एफटीए को साइन किया गया था और इसके बाद जो प्रोसेस था वो ये कि दोनों कंट्रीज इसको अपने पार्लियामेंट में पास कराएंगी, जिसको रेटिफिकेशन भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर जो डेट ये लोग डिसाइड करेंगे उस डेट के बाद ये एफटीए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इंडिया में थोड़ा जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। इंडिया में इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, सीधे जो यूनियन कैबिनेट है वो इसको अप्रूव कर देती है दोनों कंट्रीज में डील साइन होने के बाद, जिसके बाद ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको पार्लियामेंट में पास किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने रेटिफाई किया है हाल में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस एफटीए में यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 100% टैरिफ लाइन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से जो कुछ है वो तो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यानी कि उन आइटम्स में तुरंत टैरिफ कम हो जाएगा। और बाकी 113 लाइन ऐसे हैं जिसमें अगले 5 साल में टैरिफ यानी जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करेगा ऑस्ट्रेलिया इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद 6000 ब्रॉड सेक्टर ऑफ इंडिया जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, इन सब में इंडियन प्रोडक्ट्स को ऑस्ट्रेलियन मार्केट मिलेगा, जिसका फायदा उन सबको मिल पाएगा। 96.5% इम्पोर्ट आइटम्स को ऑस्ट्रेलिया जो है अपने यहाँ जीरो ड्यूटी एक्सेस देगा। इसमें वो आइटम्स भी इन्वॉल्व हैं जिसमें आज के टाइम में लगभग 4 से लेकर 5% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है जब ये प्रोडक्ट इंडिया से जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पर फिर ये आगे सेल होते हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर इंडिया का जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा। इंडिया के जो वर्कफोर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में कि वो वहां वहां पर जाएं और वहां पर काम करें। और इस तरीके के और भी क्लॉज एंड डील्स है इस ट्रेड एग्रीमेंट में, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इंडिया को इससे क्या फायदा होगा और साथ ही साथ चाइना को इससे क्यों मिर्ची लगेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बढ़ते रिलेशन है उससे चाइना को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग ट्रेड की बात करें तो आज के टाइम में टोटल 27.5 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का ट्रेड होता है दोनों कंट्री में। और प्लानिंग है इसको बढ़ा के अगले 5 साल में 45 से लेके 50 बिलियन यूएस डॉलर तक लेके जाने का। सिर्फ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है 8.3 बिलियन यूएस डॉलर का और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक्सपोर्ट करता है 16.75 बिलियन यूएस डॉलर का। 2021 और 22 का ये जो डाटा है वो है। और इससे एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है वो ये कि मर्केंटाइज गुड में ट्रेड की बात करें तो इंडिया के ये फेवर में नहीं है, यानी इंडिया को इससे लॉस होता है। इंडिया जितने का सामान खरीदता है उससे बहुत कम का सामान बेचता है ऑस्ट्रेलिया को। ये कुछ आइटम्स है जिनका एक्सपोर्ट होता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को, और ये ऑर्डर वाइज है, यानी कि जो आइटम ऊपर है उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है वैल्यू के हिसाब से और जो नीचे है उनका कम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से जो है आइटम एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया को उसकी भी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। नौ जैसा कि मैंने आपको बताया मर्केंटाइज ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं है। इसके अपोजिट में अगर हम लोग सर्विस में ट्रेड की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट है सर्विस में 4.2 बिलियन यूएस डॉलर का और इंपोर्ट है 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का, यानी कि ये ट्रेड इंडिया के फेवर में है। टोटल ट्रेड है सर्विस में 6 बिलियन यूएस डॉलर का और ये डाटा भी जो है ये 2021 और 22 का ही है। कहने का मतलब सर्विस ट्रेड जो है ये काफी फेवरेबल है इंडिया के लिए और इससे इंडिया काफी गेन कर सकता है। नाउ ट्रेड इन सर्विस होता क्या है तो देखो, इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो होते हैं यानी कि जो वो प्रोडक्ट जो कि दिखाई नहीं देते, जिनको टच नहीं किया जा सकता है, उन प्रोडक्ट्स का जो लेन देन होता है इसको हम लोग सर्विस ट्रेड कहते हैं। WTO का जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है उसके अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी के होते हैं सर्विस ट्रेड। सबसे पहला होता है मोड 1 का, जिसमें एक कंट्री में बैठा कोई आदमी दूसरे कंट्री में किसी कंपनी को या फिर किसी कंज्यूमर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, तो ये आती है मोड 1 में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंडिया की कोई अकाउंटेंट कंपनी है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करे ऑस्ट्रेलिया में बैठी किसी कंपनी को, तो ये जो बिजनेस होगा ये आएगा मोड 1 में। इसको क्रॉस बॉर्डर सर्विस ट्रेड भी कहा जाता है। और इसके बाद जो मोड 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन अब्रॉड ट्रेड, जिसमें होता क्या है कि किसी कंट्री का कोई पर्सन दूसरे कंट्री में जाके कोई चीज कंज्यूम करता है। जैसे कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कोई पर्सन आता है इंडिया में घूमने, तो यहाँ पर फिर वो होटल में अपना रूम लेके रहता है, फिर रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ की सर्विस लेता है। इस तरीके की जो रेस्टोरेंट और होटल है ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये आती है मोड 2 में।
इसके बाद मोड 2 सर्विस होती है जिसमें कॉमर्शियल प्रेजेंस चाहिए होता है, यानी कि कोई कंपनी है वो अगर किसी दूसरे कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो इसके लिए उसकी जरूरत होती है कि उस कंट्री में जाके अपना ब्रांच खोले। जैसे कि अगर कोई इंडियन बैंक अपनी ब्रांच खोलती है दूसरे कंट्री में जाके, तो ये आएगी मोड 3 में। इसके बाद मोड 4 जो है ये बहुत सिंपल है, नेचुरल पर्सन जो है उसकी प्रेजेंस मांगता है, यानी इंडिया का कोई आदमी जाता है बाहर कहीं नौकरी लेता है दूसरी कंट्री में, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो जो एक्सपोर्ट होगा सर्विस का, वो आएगा मोड 4 में। इन चारों मोड का जो एग्रीगेट होता है उसको हम लोग टोटल सर्विस ट्रेड कहते हैं, और इसमें इंडिया जो है वो सरप्लस में है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसलिए ये जो ट्रेड डील था इसमें ये एक काफी इंपॉर्टेंट इशू था इंडिया के लिए। इसमें फेवरेबल टर्म्स पे डील करना काफी ज्यादा जरूरी था इंडिया के लिए। इसके अलावा एक और डर इंडिया को था, वो था इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। दरअसल हाल में हुआ क्या है कि बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि वो बिजनेसेस जिसने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा था उसने सू कर दिया इंडिया को, और फिर उसके बाद इंडिया को काफी ज्यादा बदनामी प्लस फाइन भी पे करना पड़ा है इस केसेस में उन कंपनीज को। तो इस चीज की वजह से इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी साइन करने से डरता है, और इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है इसमें इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको अगर इंडिया में एंट्री दी जाती है तो ये इंडियन इंडस्ट्री जो है उस पर असर डाल सकती है। इस चीज का डर था, इसको भी बहुत हद तक इस एग्रीमेंट में टैकल किया गया है। इसके अलावा ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया को ये कैसे फायदा पहुंचा सकती है, तो इसमें सबसे पहला जो फायदा होगा इंडिया, वो होगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो होगा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को, वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज टर्म में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट ज्यादा करता है इंडिया और एक्सपोर्ट कम करता है। इस एग्रीमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया का जो मार्केट है वो ओपन होगा इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए और भी ज्यादा, और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, इन सब सेक्टर के प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 96% इंडियन प्रोडक्ट्स में हम लोग जीरो ड्यूटी एक्सेस देंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका सीधा फायदा आप लोग समझ सकते हैं इंडिया को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया को इसके अलावा चीपर रॉ मटेरियल मिल पाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ज्यादातर इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट है वो है रॉ मटेरियल का। इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया भी बहुत से आइटम्स पे ऑस्ट्रेलिया से जो आते हैं इंडिया में उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वो आइटम सस्ते पड़ेंगे और वो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वो लोग कम पैसे में अपने प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ज्यादातर इसका फायदा जो है वो मिलेगा स्टील, एल्यूमिनियम, पावर इंजीनियरिंग जैसी इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा इंडिया का जो परसेप्शन है वर्ल्ड में उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। अभी जो वर्ल्ड है वो इंडिया को एक प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री की तरह देखता है, जो कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मार्केट को ज्यादा नहीं खोलता है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद होगा क्या कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो इंडिया को देख पाएंगे कि नहीं, ये भी अब अपनी मार्केट खोल रहा है, और फेवरेबल इमेज डेवलप कर पाएंगे इंडिया के लिए। पिछले एक डेकेड से ज्यादा के टाइम में अगर आप लोग देखें तो किसी भी डेवलप कंट्री के साथ इंडिया का कोई भी एफटीए साइन नहीं हुआ है। ये जो एफटीए है ये एक डेकेड से ज्यादा के टाइम के बाद साइन हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो थर्ड ओईसीडी कंट्री है जापान और साउथ कोरिया के बाद जिसके साथ इंडिया का एफटीए साइन हुआ है। तो ये सब जो है वो इंडिया की इमेज बढ़ाएंगी और इंडिया को एज अ प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री ना दिखा के बल्कि एक ओपन फ्री टू ट्रेड एंड बिजनेस कंट्रीज की तरह शो करेंगी। प्लस इसके अलावा कोई भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट होता है तो उसका जो फायदा होता है वो सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली और बाकी चीजों में भी उसका फायदा मिलता है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर क्लैशेस है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चाइना के बिगड़ते रिलेशन है, इस चीज से दोनों कंट्री में ये कंसेंसस डेवलप हुई है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोग को चाहिए कि और इंगेज करें, और साथ ही साथ एक ऐसे सप्लाई चेन को डेवलप करें जिसमें हम लोग को चाइना पे डिपेंड ना करना पड़े। और इसके लिए जरूरी है कि वो कंट्रीज जो कि चाइना से परेशान है वो साथ में आए और आपस में अपना जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट और बाकी जो इंगेजमेंट है उसको बढ़ाए। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये भी सर्व कर पाएगा ये एग्रीमेंट, और इसके बाद जो इंगेजमेंट बढ़ेगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की वो।
साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। इस एग्रीमेंट का आर्टिकल 14.5 जो कि उन चीजों की लिस्ट मेंशन करता है जिसमें आगे इस एग्रीमेंट के अंदर और नेगोशिएशन किया जाएगा इस एग्रीमेंट को और कॉम्प्रेसिव बनाने के लिए, उसमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट का मेंशन नहीं किया गया है। और सिर्फ यही एग्रीमेंट नहीं, अभी रिसेंट में इंडिया ने जो सीका साइन किया है यूएई के साथ और मॉरिशस के साथ भी जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसमें भी इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं रखा गया। ये चीज बस एक नेगेटिव पॉइंट है इस एग्रीमेंट का। इसके अलावा एक चीज जो कि इंडिया को चाहिए कि वो ध्यान रखे वो ये कि ये जो ट्रेड डील है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने कई कंट्रीज के साथ ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जैसे कि चाइना हो गया, आसियान कंट्रीज हो गई, चाइल हो गया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इन जैसी कंट्रीज जो है ये ऑलरेडी जो है वो अच्छे टर्म्स पे ट्रेड कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसलिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से इंडिया के जो प्रोडक्ट है उसको ऑस्ट्रेलिया की मार्केट नहीं मिलेगी, बल्कि इंडिया को चाहिए होगा कि ये जो कंट्रीज है इनके कंपनीज के प्रोडक्ट से अपने अपने कंपनीज के जो प्रोडक्ट है उनको कॉम्पिटिटिव बनाए, तभी इस ट्रेड एग्रीमेंट का कोई फायदा मिल पाएगा इंडिया को। तो जरूरत है इंडिया को अपना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की, जिसके लिए जरूरत है कंपनीज लगातार एक्सपीरियंस गेन करे और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। तो ये था पूरा डिटेल इस ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगभग सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी है। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।